हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। यहाँ पे अभी तक हमने बात किया कि मार्केट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और भी जो अदर्स इसमें था वो सारे हमने अच्छे तरीके से डिटेल से समझा। ठीक है। देन आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी जितने भी प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आते हैं आखिर वो कहाँ से आते हैं, कि यानी कि पूरा जैसे एज इट इज़ हम देखते हैं वैसे ही हमको मिल जाते हैं, या कि फाइनल रूप से वो तैयार होके आते हैं, उससे पहले भी उनकी बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती होगी। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमीज दिख रही है, ठीक है, यानी कि एक शर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा है और इसके अंदर काफ़ी सारा इसमें ये कपास का दिख रहा होगा, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, कि धागा कैसे बनाया जाता है, सूत वगैरह। तो यहाँ पे ये पूरा उसी का दिखाया जा रहा है कि कारखाने में जाता है, धागा बनाया जाता है, उसका निकाला जाता है। अभी हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ही इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट किए थे, वहाँ पे हमने बात भी की थी कि जीनिंग मिल में कैसे रुई के जो भी दाने होते हैं उनको निकाला जाता है। उसके बाद जो भी हमारा मुनाफा होता है, क्या कैसे होता है, घाटा की बात की हमने। और यहाँ पे हमने बात की कि जो भी हमारा होता है, क्या बात करें निर्यातक। ठीक है, तो निर्यातक के बाद भी मैंने आपको समझाया था कि आयात होता है, आयात होता है और एक निर्यात होता है। आयातक, निर्यातक, आयात और निर्यात। ठीक है, ये तीनों में ही क्या डिफरेंस है, चारों में, वो भी हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया था। अब हम यहाँ की बात करेंगे बाजार में एक कमीज। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो क्या बात की गई है कि यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये कहानी जो हमको इस अध्याय में हम पढ़ेंगे तो क्या बताना चाह रहा है कि ये जो कपास के उत्पादन से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, एक कमीज जब फाइनल रूप से किसी भी उपभोक्ता के हाथ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आइए हम देखें यहाँ की मतलब देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला, यानी कि जो बाज़ार चेन होती है, कपास उगाने वालों को सुपर बाजार की कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम आपसे लें या आप हमसे लें, फिर हम आप दूसरे को दोगे, दूसरे तीसरे को देंगे। यानी कि क्या है कि दोनों में ही हम बेच रहे हैं तो अगला ले रहा है और अगला बेच रहा है तो उसके अगले वाला ले रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें मेन रूप से बेचना खरीदना ही जो बाजार चैन होती है। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से हालांकि आपको समझाया भी है, देन अभी यहाँ पे भी बात करने वाले हैं, वही सब कुछ है। सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है कि सबको बराबर लाभ होता है। क्या मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या इससे हर एक व्यक्ति को बराबर प्रॉफिट होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, या हम यहाँ पता करिए मतलब यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे इस अध्याय में कि क्या ये कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर हम देखने की कोशिश करेंगे कि रियल में क्या एक कपास उत्पादित को ज़्यादा लाभ होता है या जो फाइनल रूप से शॉपिंग मॉल में जो बेचा जाता है या कि अदर जो दुकानें होती वहाँ पे बेचा जाता है उनको लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या बताता है, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि स्वप्ना नाम की कोई महिला है जो क्या करती है कि कुरनूल, यानी कि कुरनूल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोंडे पक रहे हैं। ठीक है, डोंडे में से वो होता है जो उसका फूल वगैरह लगता है, आपने देखा होगा जो, तो वो डोंडे क्या होते हैं, पक रहे होते हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके होते हैं, मतलब चटक चुके जो कपास होता है हमारा, तो कुछ ऐसे पहले रहता है। ठीक है, अब कैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो कपास है, ठीक है, पहले कैसे रहता है, ये ऐसे फटा टाइप का नहीं रहता, एकदम से हरा हरा रहता है, ऐसे बंद रहता है। ठीक है, उसके बाद जब ये पकने लगता है फाइनली उसके अंदर रुई बन के तैयार हो जाती है, सो ये क्या करने लगता है, फटने लगता है और ऐसा फट जाता है धीरे धीरे कि सिर्फ आपको रुई ही दिखती। ये अब इसका जो हरा कलर का वो थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, बाकी ये पूरा सफ़ेद कलर का ही फिर दिखने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यानी क्या होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा चटकने लगते हैं। इसलिए क्या करती है कि स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है।
डोंडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक रहे, मतलब चटक कर नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इमेजिन करते रहिएगा जो मैं बता रही हूँ कि एक तो वो क्या कर रही है, अपने खेतों में कपास बो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो डोंडे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हालांकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कपास का पौधा हर साल नहीं लगाया जाता, ठीक है, कि आप हर साल बो और उसमें से क्या होता है कि वो एक बार यदि आप लगा देते हो तो वो 3-4 साल के लिए अच्छे से उसकी उपज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वो जो डोंडे होते हैं वो एक साथ नहीं पकते हैं, और हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों के घर में हो तो देख लीजिएगा वहाँ पे वो क्या करती है, मतलब जब भी पकते हैं उनको इकट्ठा करती जाती है, ठीक है, तोड़ती जाती है। इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है, ठीक है। जो रुई की फसल होती है इकट्ठा करने के लिए क्या करता है, उसको कई दिन का टाइम लगता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ना ले जाकर उसे एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है, ठीक है। अब वो क्या करती है कि जब उसका पूरा कपास एक लंबी प्रोसेस के बाद वो इकट्ठा करती है, देन उसके बाद क्या करती है, अपने हस्बैंड के साथ जाती है और वहाँ पे जहाँ पे कपास मार्केट है, ठीक है, तो वो वहाँ पे ना जाके कहाँ जाती है, एक स्थानीय व्यापारी के पास जाती है। स्थानीय व्यापारी का मतलब ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हो आपके गांव में, वहीं पे क्या हो कि आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यापारी हो जो सबको कर मतलब कि कर्ज वगैरह देता रहता हो। जैसे हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि कैसे किसान क्या होते हैं, जो गरीब होता है वो और ज़्यादा गरीब क्यों होता जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब कर्ज में इतना ज़्यादा दब जाता है कि उसको उठने का, ऊपर उठने की कोई चांस ही नहीं रह जाते हैं। तो ये क्या करती है, स्थानीय व्यापारी के पास जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ गई कि स्वप्ना ने क्या किया था कि वही जो स्थानीय व्यापारी था उससे मतलब कि अच्छी ऊंची खासी ब्याज दर पे 10-5 रुपये महीने पर महीने का कितना लिया था, 2500 रुपये लिया था उसने, ठीक है। तो वहाँ पे अब उसने क्या किया कि जब वो व्यापारी से खाद के लिए लिया, बीज के लिए लिया, तो अब उसको तो चुकाना पड़ेगा, और यदि वो कर्ज नहीं देती उसका तो फिर क्या होगा कि व्यापारी दोबारा कर्ज नहीं देगा, और वो स्थानीय व्यापारी है और वहाँ पे यदि वो कर्ज नहीं देता तो कोई शहर में कर्ज मांगने तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो भीख तो मांगने में मिलती नहीं है और कर्ज मांगने में क्या मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी कोई नहीं देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया। यानी कि जब भी वो क्या करती थी, कर्ज मांगने जाती थी स्थानीय व्यापारी, उसने क्या किया कि मतलब एक शर्त रख दी उसके सामने। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उससे ही बेचेगी, ठीक है। यानी वो कर्ज तो दे रहा, ऊपर से अच्छी खासी ब्याज भी ले रहा है, लेकिन उसमें भी शर्त लगा ली कि भैया मैं तो दे रहा हूँ तुमको, लेकिन जितना भी तुम्हारे फसल में जो भी उत्पादित होगा खेतों में तुम मुझे ही ला के दोगी, ठीक है, अन्यथा मैं दोबारा नहीं दूंगा। कोई एहसान नहीं कर रहा था। हालांकि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि वो जो व्यापारी था कोई एहसान कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था। अच्छी खासी ऊंची उसकी ब्याज भी ले रहा था, ठीक है, मूल तो ले ही रहा था, उसके बाद उसकी ब्याज भी उसे अदा कर रही थी। फिर भी वो क्या कर रहा था, मतलब शर्त रख दी कि देना है मुझे ही देना, क्योंकि ऐसे आम पब्लिक तो ज़्यादातर कर्ज लेते नहीं, और ज़्यादा इतना ज़्यादा कर्जा कोई दे भी नहीं सकता, ठीक है। तो उसने क्या कहा, मान गई वो कि हाँ ठीक है भैया मैं आपको जितनी भी फसल होगी दूंगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बात करें उर्वरक हो गया, कीटनाशक आदि, ठीक है। यानी कि वहाँ पे मैंने बताया ना कि यदि आप एक साल लगा देते हो उसका पेड़, तो हो सकता है कि वो 2-3 साल तक उत्पादित रहे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा खासा निवेश करना पड़ेगा। यानी उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें जो भी उर्वरक चीज़ें होंगी डालना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कीटनाशक है, दैट मीन्स कि कीट ना लगने पाए उसमें, उसका भी उपाय करना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इन पर क्या होता है, किसानों की काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जितने भी छोटे किसान हैं उनको क्या करना पड़ता है कि मतलब ये जो खर्चा है पूरा, उसके लिए उसको पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है किसी न किसी से, चाहे वो व्यापारी से ले, चाहे वो गांव के आम पब्लिक से ले। लेकिन इतना ज़्यादा जब पैसा लगता है तो गांव का आम पब्लिक बहुत ही रेयर केस ऐसे देखने को मिलेगा जो कि दे सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है। और गाँव में रहने वाले हर एक इंसान नहीं कह सकते कि पैसे वाले होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, किसान ही होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा पैसा दे भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे, ठीक है। यानी कि जो वहाँ पे व्यापारी का पर्सन, यानी जहाँ पे वो व्यापार लगाता है, तो 2 आदमी क्या थे, रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई, ठीक है। यानी उतना ज़्यादा उसने पैसा लगाया, मेहनत की, और रुई का एक एक जो पक रहा था उसको तोड़ तोड़ के रखा। उसके बाद उसकी रुई टोटल कितने की बिकती है, 6000 रुपये की। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए, ठीक है। यानी कि क्या किया, और सपना को 3000 रुपये दिए। यानी कि उसने इतनी मेहनत की, उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यापारी जो था, तो उसने जितनी भी रुई हुई 6000 की हुई, 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने उस रुई के जो कर्जा दिया था, सब कुछ अपना ब्याज व्याज मिला के काट लेता है 3000 रुपये, और 3000 रुपये उसको क्या करता है, वापस कर देता है, ठीक है। यानी उसको कितना मिला, कुछ भी नहीं मिला, यानी उसकी मेहनत का आधा भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, स्वप्ना बोलती है केवल 3000 रुपये, तो व्यापारी क्या बोलता है, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई। यानी वो व्यापारी क्या बोल रहा है कि रुई अब महंगी नहीं बिकती है, इसलिए मैं महंगी नहीं ले सकता हूँ। स्वप्ना फिर बोलती है कि इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया है और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी, ठीक है। यानी कि सपना बता रही है कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की, अच्छे तरीके से इसका उत्पादन भी किया, इतनी साफ भी है, तो मेरी उम्मीद थी ऐसे कि इसमें ज़्यादा रकम मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती है उसको। उसके बाद होता क्या है कि जो व्यापारी था उसने बोला कि अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि वो व्यापारी सफाई दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे के पास जाओगी तो वो इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ, ठीक है। यहाँ भी हम जब जाते हैं, यदि किसी से ऐसे मोल तोल करते हैं, तो वो भी अक्सर यही बोलते हैं कि आपको मेरे पे यकीन नहीं, आप दूसरे बाजार में जाके चेक कर लो कितने का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद स्वप्ना क्या बोलती है, नाराज ना हो भैया, मतलब कि वो स्वप्ना उतने में भी बोल रही है जो महिला थी व्यापारी को कि भाई नाराज ना हो तुम, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, ठीक है। मैं तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा, ठीक है। यानी कि उसको ये था, इतनी 4 महीने तक पूरी मेहनत की कि अच्छी खासी फसल होगी, बिक्री होगी, तो मेरा कुछ महीनों का गुजारा तो चल ही जाएगा, लेकिन 3000 ही रुपये मिला। अब 3000 रुपये में उसका कितने दिन का गुजारा चलेगा, महीने तो छोड़िए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है, ठीक है। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि जो व्यापारी है वो मतलब पैसे वाला है, अच्छा खासा पैसे वाला है। जैसे हमने रामलिंगम जी की कहानी पढ़ी थी वहाँ पे, तो उनके पास खाद की भी दुकान थी, अच्छी खासी ज़मीन भी थी, तो ऐसा ही इस व्यापारी का भी हाल है। तो वहाँ पे ये लोग अब बहस तो कर नहीं सकते, क्योंकि ना तो इनको एनी टाइम बिजनेस रहता है इनका, क्योंकि किसान है। किसान को आपको पता है कि 6 से 7 महीने यदि 2 सीजन में इनको काम मिलता है, तो एक सीजन ऐसा होता है जहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, उस टाइम इनकी आजीविका का साधन कुछ भी नहीं होता है। उस टाइम भी वो क्या करते हैं, जो वहाँ के जमींदार होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनसे ही कर्ज लेके किसी कदर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और जब वो कर्ज लेते रहते हैं, उसके बाद जो भी वो काम किए वहाँ ला जाके दे आए, उसके बाद उनका पूरा काम खत्म। जैसे इन्होंने दिया कि 3000 मतलब 6000 की हुई, तो 6000 में महीने का खर्चा तो चल ही जाता, लेकिन 6000 में 3000 तो उन्होंने काट लिया, ठीक है। यानी कि उनका पैसा कितना बचा, 3000 ही बचता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि मतलब वो क्या था, शक्तिशाली आदमी था, कर्जे वगैरह सबको देता रहता था। ऐसा नहीं था कि स्वप्ना बस को ही देता था, ना केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी पैसा देता था वो, ठीक है। जैसे कि आप बीमार पड़ गए, यानी किसी भी किसान के घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, बच्चे की स्कूल जाने की फीस हो गई, जब भी आपको मुसीबत पड़ती थी, वो यदि काम करता है कोई,
तो यहाँ पे सपना बस की बात नहीं है। यदि हम सबकी लाइफ में भी यदि हमारा कोई काम करता है ऐसा, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं रहता है और कोई टाइम पे आप का काम करता है, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी सस्ती भी वो ले रहा है, तो उससे हमको फिर ज़्यादा वो नहीं होता ना। तो हम बहस कर सकते हैं कि चलो ये तो हमारे हर काम में मतलब जितना भी मजबूरी आती है साथ देता है, ठीक है। हाँ, ये है कि वो अच्छा खासा हमसे चूसता है पैसा जितना भी होता है, कोई इंसानियत में नहीं, मतलब कह सकते हैं एक तरह से इंसानियत ही है कि हेल्प करता है, बट उसमें अच्छी खासी ब्याज लगा देगा। बधुआ मजदूर जो सुने थे आप, पहले बना लिए जाते थे, हालांकि अब बनाए नहीं जाते हैं, बट कंडीशन कुछ वैसी ही रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि फिर क्या होता है कि वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर भी वो क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आगे देखें यदि हम, तो कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है, ठीक है। यानी कि वो जो मजदूरी करके कमाती है उसमें से कितनी बस एकदम से सूक्ष्म मात्रा में कहे तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ कि 3,000 2,500 कमाती रही होगी। सपोज उसने 2,900 कमाती रही होगी, 100 रुपये उसका बढ़ गया कपास में, ठीक है। अब इतने में उसको क्या मिला? जिस दिन आप इमेजिन करो, जिस दिन आप सारा दिन 4 महीने 5 महीने मेहनत करते हो, ठीक है, आप उसको ले जाके कहीं पे कोई भी चीज़ है आपको बनाते हो, ले जाके बाज़ार में बेचते हो, और वहाँ पे जब आपको उस मेहनत का कम से कम नहीं तो 10% भी नहीं मिलता, जब उस टाइम पे क्या गुजरती है। तो ऐसे ही छोटे व्यापारियों का हाल है, ठीक है। उसके बाद आता है इरोड का बाज़ार। इरोड का जो है कपड़ा बाज़ार, यहाँ पे आपको कंपेयर करना, जो मैं इसको अभी कहानी बताई तो यहाँ पे सबसे हमारा क्वेश्चन क्या था, किसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है या सबको बराबर होता है। जो हमारी बाज़ार श्रृंखला होती है उसमें किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है या सबको बराबर होता है, इसमें आपको करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि स्वप्ना को कितनी मिली मतलब जो उसकी उत्पादन क्षमता थी या जितनी उसने मेहनत की उस हिसाब से उसको कितना मिला, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इरोड का कपड़ा बाज़ार। यहाँ पे क्या होता है कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाज़ार संसार में विशाल बाज़ारों में से एक है, ठीक है। इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाज़ार में बिकने के लिए आता है। बाज़ार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यकाल में मतलब कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाज़ार में कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है। यानी कि इरोड एक शहर है जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अच्छी खासी दुकान है, देश विदेश से भी लोग आते हैं, काफ़ी सारे कपड़ा वगैरह आते हैं वहाँ पे। व्यापारी भी क्या करते हैं, इस बाज़ार से कपड़ा खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। अन्य शहरों के जो व्यापारी होते हैं, सपोज आप में से भी किसी के घर में यदि दुकान होगी या आसपास होगी, आप वहाँ से पूछिएगा, वो बोलते हैं कि मैंने इस बाज़ार से लाया, ठीक है। जो वो भी नामी जामी बाज़ार रहती हैं, मुंबई से लाया, कहाँ मतलब यहाँ बताते रहते हैं अपना कि मैं यहाँ से लेके आता हूँ, सूरत से लेके आता हूँ, गुजरात से लेके आता हूँ, मेरे कपड़े की क्वालिटी इतनी बेस्ट है। तो वो सब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यदि क्या होता है कि बाज़ार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं, ठीक है। यानी कि बाज़ार के दिनों में वो बुनकर भी मिलेंगे जो क्या करते हैं कि व्यापारियों के आर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। निर्माता मतलब क्या हुआ, जो निर्माण करता है। उसके बाद क्या हुआ, निर्यातकों का मतलब क्या हुआ, हम निर्यात करते हैं किसी को, ठीक है। जब हम किसी विदेश वालों को देते हैं वो हमारा निर्यात हो गया। उनके आर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है, ठीक है। यानी कि सूत देते हैं पहले वो, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा कपड़ा दे देते हैं। हमने अभी कपास देखा, उसके बाद कपास का सूत बनेगा, सूत वो लोग देते हैं। उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पे बात करें। ये पहले आप सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे आपके कपड़े ये दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो सूत काटा जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं,
यहाँ पे आता है हमारा दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ठीक है, ये दादन व्यवस्था कहलाती है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। और यदि पूछी नहीं जाती है, कभी लिखने को भी आता है आपके मेंस में भी, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि दादन व्यवस्था के अनुसार बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। यानी कि मतलब जो दादन व्यवस्था थी उसके मतलब दादन व्यवस्था में क्या था कि जो बुनकर थे वो क्या करते थे, घर पे कपड़ा तैयार करते थे, अपने घर पे ही कपड़ा तैयार करते थे। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी इस वर्ड को इंक्लूड कर सकते हो, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये समझते हैं कि आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि कपड़ा उपलब्ध कराने में जो आर्डर मिलते हैं, ठीक है, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर क्या होते हैं कि बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा देते हैं। ठीक है, जो बुनकर होते हैं वो क्या करते हैं, व्यापारी से सूत लेते हैं और उन्हें क्या करते, कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को सत्यता, दो लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, स्पष्टता क्या होता है कि इनको दो लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। जो बुनकर होते हैं उनको सूत खरीदने के लिए अपना पैसा, जो भी वो रुई से धागा बनता है, तो उनको अपना पैसा नहीं देना पड़ता है। साथ ही क्या होता है कि तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, जो वो सूत देते हैं व्यापारी, उनसे उनको पता चल जाता है कि कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर और बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। ठीक है, यानी कि हमको रॉ मटेरियल चाहिए तो भी हम व्यापारी पर निर्भर हैं, और उसके बाद हमको अपना जो भी हमारा माल फाइनल रूप से बनके तैयार हो रहा है, फिर भी उसको हम व्यापारी को ही उस पे भी व्यापारी पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि व्यापारियों का जब सबकी निर्भरता बढ़ती जाती है, तो व्यापारियों का जो वर्चस्व है वो और बढ़ता जाता है, मीन्स अमीर और अमीर होता जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और किसके लिए बनाया जाना है, वे बहुत कम मूल्य देते हैं। यानी कि बात करें तो क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं कि वे इसके किसके लिए कपड़े बना रहे हैं। ठीक है, व्यापारी ने दिया, भैया आपको कपड़े बनाना है, अब आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई बताएगा कि किसके लिए आपको ये कपड़े बनाने हैं, वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचता है। ठीक है, उसने क्या किया कि आपने थान का कपड़ा सुना होगा शायद, तो जैसे कि आप यदि हमको किसी भी पैंट का कपड़ा लेना है, तो वहाँ पे बहुत एकदम से थान मतलब बोलें तो ये जो सूत के द्वारा बनाया जाता है कपड़ा, सिर्फ कपड़ा। ठीक है, कोई बनियान नहीं, कोई सूट नहीं, कोई शर्ट नहीं, कपड़ा सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। ऐसे चद्दर टाइप के बहुत बड़े बड़े थान होते हैं, चद्दर छोटा होता है हालांकि, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, गट्ठर का गट्ठर होते हैं उनका, वो क्या करते हैं फिर उसके बाद जब ये क्या करते हैं, कपड़ा तैयार करके देते हैं। ठीक है, सिर्फ कपड़ा, आप यहाँ पे समझना, मैं सिर्फ कपड़ा बोल रही हूँ, यानी वस्त्र। यहाँ पे कोई नाम नहीं है कि आपको साड़ी दे रहा है या सूट दे रहा है, सलवार दे रहा है, आपकी कमीज दे रहा है या पैंट दे रहा है, वहाँ पे कपड़ा है। तो ये कपड़ा व्यापारी क्या करता है कि वहाँ पे व्यापारी को देता है। ठीक है, जो बुनकर ने बनाया वो व्यापारी को देगा। व्यापारी कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को भेजता है। ठीक है, यानी कि जो अब ये जो कपड़ा है, तो जो पहनने के वस्त्र बनाते हैं, यानी कि अभी मैंने बात की कपड़ा, उसके बाद जो कपड़ा है वो पहनने के जो वस्त्र बनाए जाते हैं जिस कारखाने में, वहाँ पे बेचता है। ठीक है, यानी कि अब वो आपने समझा यहाँ तक, थोड़ा एक बार और रिवाइज करिए कि कपास हमने देखा, खेतों में कपास उत्पादित हुआ, कपास जिनिंग मिल में जाता है, उसका दाना वगैरह निकाल के उसका जो रुई पहले निकाली जाती है, देन उसके बाद रुई को बेचा जाता है, फिर दूसरे जो कि उसका सूत बनाते हैं। ठीक है, तो जब उसका सूत यानी कि धागा,
ठीक है, तो वो काफ़ी पतला पतला होता है, तो वहाँ पे बनाते हैं। आप जब कपड़ा फटता है, कॉटन का कपड़ा देखिएगा आप, जब फटता है वो वहाँ पे देखिएगा कि उसमें कैसे एकदम से बारीक बारीक से आपको धागे टाइप का दिखेगा, ठीक है, वही है हमारा सूत। वो उस सूत से फिर क्या करते हैं, बुनकर जो होते हैं वो कपड़ा बनाते हैं, यानी थान का थान पूरा कपड़ा बनाएंगे, वो ऐसा पूरा रहता है उनका, ना कोई रंग ना कोई पेंट, बस एक कपड़ा रहता है, ठीक है। उसके जैसे आपने परधनी देखी होगी जो पंडित बाबा जी पहनते हैं, आपके घर में पूजा होती होगी, आते होंगे, तो वो परधनी पहन के आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा वहाँ पे वो एकदम से चौड़ी चौड़ी सी रहती है, वो बस सूत की ऐसे ही बना के काट के दे देते हैं। आप मार्केट में भी जाओगे, वहाँ पे मांगोगे मुझे थान का कपड़ा चाहिए, यानी कि कपड़ा चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, सिलाई के लिए या किसी के लिए, तो हालांकि आप कलर में भी आपको मिल जाते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि बुनकर के द्वारा जो है वो कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद जो पहनने के कपड़े बनाते हैं कारखाने, वहाँ पे उन व्यापारियों के द्वारा बेचा जाता है, ठीक है। इस तरह बाजार से मतलब की बात करें तो इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है, यानी कि जो भी जितनी भी मार्केट है कहीं की भी हो, वो ज़्यादातर व्यापारियों के हित में ही होती है। आगे यदि हम देखते हैं, बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यह ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, कि आप किसी भी चीज़ पे, आप जैसे देखते हो टीवी में काफ़ी ऐड भी आता है, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करो, या कि बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं या कि कोई बैंक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कोई दुकान खोलना है आपको, उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कुछ पैसा आप दोगे किसी को, तब वो आपको कुछ भी सामान देगा। तो इन्वेस्ट करने का मतलब है, यानी कि निवेश करने का मतलब है कि हम जब किसी को देंगे कोई सामान, जैसे ये करघा ले रहे हैं, हथकरघा ले रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि इनको क्या करना पड़ेगा, पहले निवेश करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ से भी ये जिस कारखाने से या जिस दुकान से हथकरघा उठाएंगे तो वहाँ पे पैसा पे करना पड़ेगा, वही हमारा निवेश कहलाता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और एग्जांपल, मैं बेहतर एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने महात्मा गांधी जी की जो वो चरखे वाली फ़ोटो देखी होगी, जिसमें वो सूत काटते रहते हैं, ठीक है। सूत काटने के बाद उन्होंने खादी का जो प्रचलन चलाया था, सिर्फ धोती पहन के चलने वाला, तो वहाँ पे क्योंकि क्या था कि कारखाने वगैरह तो कुछ उस टाइम पे उन्होंने सब कुछ बहिष्कार जब हुआ था कि अंग्रेज़ों का बहिष्कार कर देना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो अपने हथकरघा था उनका, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जो महात्मा गांधी जी चलाते थे, वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो करघे को शायद वही था, ठीक है। तो उसको जब चलाते थे तो वहाँ पे मतलब उन्होंने अभियान चलाया था, खादी अभियान। और वहाँ पे क्या था, खादी में आपने देखा होगा कि बस वही हम साड़ी थी एक, और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए वही परदनी गच्छा था, तो वही डाल के चलते थे वो लोग। कोई फैशनेबल कपड़ा नहीं था कि वहाँ पे सूट सलवार और जो भी हमारी जैकेट वगैरह होती हैं वो कुछ बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि इन करघों पर अकेले काम नहीं करना, वो चरखा कहलाता था, ठीक है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये कमा पाते हैं। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो, स्वप्ना कितना कमा रही थी, 3,000 रुपये, और ये पूरे घर के काम करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद कितना मिल रहा है, 3,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद आता है, यानी 500 रुपये की इनको बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अब आप आगे देखिए, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दानन व्यवस्था का एक उदाहरण है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया दानन व्यवस्था, काफ़ी बार मैंने प्री के इसको क्वेश्चन में भी देखा है, दानन व्यवस्था क्या है या दानन व्यवस्था का क्या एग्जाम्पल है, ऐसे करके क्वेश्चन स्टेटमेंट में तो आपको पता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन 1 लाइनर में भी पूछा जा सकता है आपसे, दानन व्यवस्था क्या है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, यहाँ पे अपनी जो नोट्स बनाए हो वहाँ पे ही नोट कर लो। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दानन व्यवस्था, या बात करें तो पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी इसका नोट कर लेना, पुटिंग आउट सिस्टम
का एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो गया, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था, यानी कि व्यापारी क्या करता है, बुनकर को सूत देता है, बुनकर उसे कपड़ा बना के देता है। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दानन व्यवस्था, यानी वो उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो ये व्यवस्था क्या हो गई, हमारी दानन व्यवस्था हो गई। ठीक है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, यानी कि आप इतना पूरा चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको याद रहे। तो ये पूरा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो कि जल्दी ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल भी लिख लोगे कि एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जहाँ व्यापारी क्या करता है कि कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल मिलता है। ठीक है, जैसे कि बुनकरों को अभी हमने पढ़ा कि वो कच्चा माल देता है, यानी रॉ मटेरियल व्यापारी ले जाके देता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका कपड़ा बना के, यानी तैयार माल बना के, अब वो ऐसे नहीं कि फाइनली वो कमीज बना के दे देते हैं, वो कपड़ा बना के देते हैं। तो भारत के ऐसे जो है, यहाँ तक लिखना आपको। ठीक है, पूरा नहीं लिखना, और यहाँ तक आप लिख लो, सफिशिएंट है। उसके बाद हम बात करें, भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में व्यवस्था, यानी उद्योगों में यह व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है हमारा बुनकर सहकारी संस्थाएं, और यहाँ पे जो कुछ डायग्राम है इन सब के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, और भी यानी कि अभी क्या हुआ, वस्त्र बनाए जाएंगे, उसके बाद वस्त्र का निर्यात होगा। वो सभी अभी हमने तो समझा, सिर्फ अभी तो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू ही की हैं। ठीक है, यानी कि अभी तो सिर्फ कपास बना, कपास के बाद धागे बनते हैं, धागे के बाद वो कपड़े बनाता है। अब कपड़े जो हमारे पहनने वाले कपड़े होते हैं, यानी उसको एक आकार दिया जाता है। ठीक है, कि एक उसको क्या साइज दिया जाएगा, जैसे ये लोग अब हम सब भी पहनते हैं, बहुत फैंसी डिज़ाइन के कपड़े आते हैं और अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे अच्छे रेट भी होते हैं उनके, फिर भी हम लोग लेके पहनते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं। वो सारी बातें अब हम यहाँ पे समझेंगे क्या कैसे होता है। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा जो था, इस लेसन का पर्पज़ जो है वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, कि मेन पर्पज़ हमको पढ़ना क्या है, कि यहाँ नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी कि कपड़ा कहाँ से आता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यानी कि जो कपड़ा है उसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको हो रही है, एक कपास उत्पादित करने वाला एक बुनकर जो कि लगातार मेहनत किए जा रहा है। ठीक है, 12-12 घंटे तक मेहनत किए जा रहा है, और एक नहीं, घर के पूरे सदस्य, फिर उसको कितना मिल रहा है, उसकी आय का भी आधा नहीं मिल रहा है, उसकी मेहनत का आधा नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रूप से प्रॉफिट किसको हो रहा है, जो इतना दिन रात मेहनत कर रहा है, या जो मतलब कि व्यापारी जो हैं उनको ही हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, उसने उनसे लेके दिया, उसने उससे लेके दिया, उसको ही जो मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है व्यापारियों को ही। और यहीं पे आप इस तथ्य को भी साथ साथ लेके चलिएगा कि अमीर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। वजह यही है, एक किसान जब किसी से कर्ज लेता है वो कर्ज में ही डूबा रहता है, कब तक चुकाएगा। हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था, और आप में से जो भी नहीं देखा होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। और नहीं, जो नहीं देखे हैं, यदि आप लोग भी वहाँ पे जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले आप समझिएगा कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। एक किसान जो होता है वो कैसे गरीब ही रह जाता है, एक अमीर आदमी कैसे और अमीर होता जाता है, वो सारी बातें वहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर जो था थोड़ा लॉन्ग था, बट आपको समझ में आया होगा। और मुझे टाइम लग जाता है, सबकी वीडियोज जितनी भी हमारे टीम में है वो 10 से 12 मिनट की होती है, बट मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। सो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी डाउट रहे। ठीक है, हमारी सब कुछ लाइफ से रिलेटेड है, और हम लोग क्या करेंगे, यदि लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और फिर जल्दी नहीं भूलने वाला हमको ना आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, ताकि एक भी क्लासेस मिस ना हो, और आपके एक भी चैप्टर और एक भी पॉइंट मिस ना हो। और ये दादन व्यवस्था को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये प्री में भी क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर के वहाँ भी पूछा गया है, और मेंस में भी आंसर राइटिंग में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।